नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया गया और एक वीडियो में आपका स्वागत है। डेली मॉक क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स 2021 22 दिसंबर 2020 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो डेली करंट अफेयर से रिलेटेड क्या क्या है देखते हैं। आगे जाने से पहले दोस्तों लेक्चर पर लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हो ज्वाइन बटन दबा के। क्वेश्चन नंबर 1, रिसेंटली several drug makers are seeking emergency use authorization for the COVID-19 vaccine. Consider the following statements which are correct. वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन बी 2 and 3 ओनली। स्टेटमेंट 1 गलत है दोस्तों। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है वैसे? इट इज ए मैकेनिज्म यूज बाय रेगुलेटरी बॉडीज टू ग्रांट इंटरिम अप्रूवल इन केस ऑफ इमरजेंसीज। इधर तक सही है दोस्तों। एंड नो फर्दर अप्रूवल इज नीडेड। दोस्तों ऐसा नहीं है, इंटरिम अप्रूवल दे देते हैं, इसके बाद जो है ओनली फॉर इमरजेंसी पर्पस है वो, इसके बाद इनको फाइनल अप्रूवल लेना पड़ता है फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स कंडक्ट करने के बाद। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया दोस्तों। बाकी दोनों स्टेटमेंट सही है। क्या लिखा है? द ड्रग रेगुलेशंस इन इंडिया डू नॉट हैव प्रोविजंस फॉर इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन। देखो दोस्तों, वैसे हमारे जो ड्रग रेगुलेशंस जो लिखा है उसमें इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन करके ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। फिर भी आजकल सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी अथॉरिटी है, दे हैज बीन ग्रांटिंग रिस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी अप्रूवल टू कोविड-19 ड्रग्स। इमरजेंसी कंडीशन है, थोड़ा सा डेंजरस कंडीशन है, इसलिए हमारी जो अथॉरिटी है इंटरिम अप्रूवल दे रहा है यूज के लिए। रिसेंटली सेवरल ड्रग मेकर्स आर सीकिंग emergency use authorization for the COVID-19 vaccine. Pfizer had applied for emergency use authorization in United Kingdom. ये न्यूज़ हमने पढ़ा था। इंग्लैंड में केस थोड़ा ख़राब है, इसलिए फिजर जैसा वैक्सीन कंपनी से इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन के लिए अप्लाई किया था। वैसे अलग अलग कंट्री में रूल्स अलग अलग भी हो सकते हैं दोस्तों, हमें तो इंडिया का देखना है। इंडिया में देखो, सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, मोडेना हैव ऑल्सो अप्लाइड फॉर इमरजेंसी यूज ऑफ ऑथराइजेशन ऑफ कोविड-19 वैक्सीन। वैसे ड्रग रेगुलेशंस इन इंडिया डू नॉट हैव एनी प्रोविजंस फॉर EUA। हाउएवर सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO जो है हैज़ बीन ग्रांटिंग रिस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी अप्रूवल फॉर कोविड-19 ड्रग्स। ठीक है, तो मैंने बता दिया आपको, जो CDSCO है कुछ वैक्सीन के लिए रिस्ट्रिक्टेड मतलब उसमें बहुत सारे क्लॉसेस हैं, ऐसे अप्रूवल दिया था। फॉर इंस्टेंस देखो, एग्जाम्पल देखो, इमरजेंसी अप्रूवल CDSCO ने दिया था फेविपिराविर एंड रेमडेसिविर इन जून एंड इन इटोलिजुमाब इन जुलाई। इतनी वैक्सीन के लिए CDSCO ने रेस्ट्रिक्टेड इंटरिम अप्रूवल फॉर इमरजेंसी यूज दिया था, राइट। तो हमारे आंसर में मिल गया 2 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 2, द गुजरात गवर्नमेंट रिसेंटली इश्यूड एडवाइजरी ऑन फंगल इन्फेक्शन कॉल्ड म्यूकरमायोसिस। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच आर करेक्ट। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन A 1 ओनली। स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है दोस्तों। इट इज ए रेयर फंगल इन्फेक्शन विथ कंटिन्यूस हेडेक एंड हेवीनेस इन द फेशियल एरिया वाइडली रिपोर्टेड इन कोविड-19 रिकवर्ड पेशेंट्स। इसके बारे में आगे बात करेंगे। डिसीज इज वेरी कंटेजियस एंड स्प्रेड्स बिटवीन पीपल और बिटवीन एनिमल एंड पीपल। ये गलत है दोस्तों, ये इस तरह स्प्रेड नहीं होता है। देखते हैं। गुजरात गवर्नमेंट रिसेंटली इश्यूड, न्यूज़ में इसलिए आया था, गुजरात गवर्नमेंट रिसेंटली इश्यूड एडवाइजरी ऑन फंगल इन्फेक्शन कॉल्ड म्यूकरमायोसिस। इट इज ए सीरियस इन्फेक्शन विद ए देखो मोर्टालिटी रेट 50% इसकी मोर्टालिटी रेट है। इट कॉम्प्रोमाइजेस द इम्यून सिस्टम। तो बेसिकली हमारी इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। वैसे भी कोविड-19 एक बार अफेक्ट होता है, हमारी इम्यूनिटी जो है थोड़ा सा कम हो जाता है। तो इसके बाद ऐसे बहुत सारे केसेस देखा जिनको म्यूकरमायोसिस हुआ है। इट इज़ ए रेयर फंगल इन्फेक्शन विथ कंटिन्यूस हेडेक, हेवीनेस इन द फेशियल एरिया। फेशियल एरिया में हमारे जो चेहरा है, फेशियल एरिया में बहुत दर्द होता है और हेवीनेस फील करता है, ठीक है, और कंटिन्यूस हेडेक फील होता है। इट इज़ नाउ वाइडली रिपोर्टेड इन कोविड-19 रिकवर्ड पेशेंट्स। जो कोविड-19 से रिकवर होता है ना दोस्तों पेशेंट्स, उनमें बहुत ज़्यादा दिख रहा है म्यूकरमायोसिस। Mucormycosis is now becoming common among COVID-19 recovered patients. This shows how the COVID-19 recovered patients are prone to immunity related issues. देखो दोस्तों, COVID-19 एक बार होने से इम्यूनिटी में इफेक्ट तो है, तो इसलिए इस तरह की जो फंगल इन्फेक्शन है वो दूर नहीं है। इट कॉमनली अफेक्ट्स लंग्स आफ्टर इनहेलिंग द फंगल स्पोर्स फ्रॉम द एयर। देखो दोस्तों, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। ये जो म्यूकरमायोसिस है ना, ये जो एयर में जो फंगल स्पोर्स रहता है वो इनहेल करने से पकड़ता है। वैसे
एंड ह्यूमन टू ह्यूमन या एनिमल टू ह्यूमन इस तरह ये स्प्रेड नहीं होता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोरोना वायरस जैसा कंटेजियस नहीं है। तो हमें हमारा आंसर मिल गया, स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 बोला है कंटेजियस है, बिल्कुल सही नहीं है वो, राइट। क्वेश्चन नंबर 3, the Registrar General of India, which conducts the decennial census exercise, has written to all state coordinators to update names of an area, locality, etc. for census 2021. Consider the following statements which are correct. दोस्तों सेंसस 2021 शुरू होने वाला है, ऑलरेडी टाइम निकल गया कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से। तो इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिखाऊं, कौन कौन सा सही है आप लोग बता दीजिए। आई होप आपने आंसर किया होगा वीडियो पॉज करके। नाउ द आंसर इज ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली। दोस्तों एक्सप्लेनेशन से पहले एक बार आपको मैं बता दूं कि सेंसस कंडक्ट कौन कराते हैं। देखो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, और एक सेंसस कमिश्नर भी रहता है, वैसे इंपॉर्टेंट है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इन्होंने ही अभी एक ऑर्डर दिया है स्टेट्स को कि सारे चीज़ें जो भी सेंसस के लिए चाहिए वो सब अपडेट करने के लिए, ठीक है। तो 1 and 2 ओनली लिखा है, तो स्टेटमेंट 3 गलत है। क्या लिखा है, एन्यूमरेटर्स ऑफ द सेंसस विल सीक द इंफॉर्मेशन ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स इन द फैमिली, एज एंड रिलीजन, कास्ट, नॉट एनी अदर इंफॉर्मेशन। दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। सेंसस में बोला जाता है, तो 2021 का जो गाइडलाइंस आया है उसमें बोला है 31 क्वेश्चंस रहेगा, ठीक है, 31 क्वेश्चंस। ये सब हमें आंसर देना होगा हर फैमिली में। इसके जो इनोमिनेटर्स है, मतलब जो एम्प्लॉयज होगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, वो आएंगे सेंसस लेंगे, तो 31 क्वेश्चंस का आंसर देना पड़ेगा हमें। Census India 2021 will begin on 1st April this year, will end on 30th of September। ये पुराने न्यूज़ से कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से ऑलरेडी लेट हो चुका है। सेंसस इंडिया 2021 विल बी कंडक्टेड थ्रू ए मोबाइल फोन एप्लीकेशन। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस बार डिजिटल हो रहा है, उनके पास एक मोबाइल फोन एप्लीकेशन रहेगा, वो जब क्वेश्चन पूछेंगे हमें आंसर देना है वो मोबाइल में अपडेट करेंगे। एन्यूमरेटर्स ऑफ द सेंसस विल सीक द इन्फॉर्मेशन ऑफ मोबाइल नंबर ऑफ द हेड ऑफ द फैमिली। हेड ऑफ द फैमिली का मोबाइल नंबर चाहिए सेंसस 2021। पर इसके लिए एक प्रॉब्लम हुआ था, बहुत लोगों ने बोला, अपोज किया था, ये मोबाइल नंबर क्यों ले रहे हो। तो गवर्नमेंट ने ये अश्योर किया है मोबाइल नंबर जो है सेंसस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए ही यूज़ करेंगे और कुछ भी काम के लिए यूज़ नहीं करेंगे, इस तरह अश्योरेंस दिया है। अब एन्यूमरेटर्स ऑफ द सेंसस विल सीक द इन्फॉर्मेशन ऑफ मोबाइल नंबर ऑफ द हेड ऑफ द फैमिली, इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू टॉयलेट्स, टीवी, इंटरनेट, व्हीकल जोन, सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, बिसाइड्स आस्किंग अदर क्वेश्चंस ड्यूरिंग द हाउस लिस्टिंग फेज ऑफ द एक्सरसाइज। देखो इस तरह की 31 क्वेश्चंस होगा, तो आप समझ गए, आपको समझ में आया होगा कि किस तरह की क्वेश्चंस पूछेंगे। तो हमारी हाइजीन, हमारी फैसिलिटीज, ये सब चेक करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट विल ऑल्सो कैरी आउट नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर एक्सरसाइज अलॉन्ग विथ हाउस लिस्टिंग फेज ऑफ द सेंसस। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, जो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के साथ बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल था, वो भी कंडक्ट किया जाएगा इस बार सेंसस के साथ। The officials have been instructed to ask 31 questions from every household during both house listing and house census exercise। ये मैंने आपको बता दिया। The decennial census of India has been conducted 15 times as of 2011। ठीक है, तो इस बार जो होने वाला है वो 16th होगा। डेसिनियल मतलब होता है 10 साल में एक बार, 10 साल में जो एक बार होता है उसको डेसिनियल बोलते हैं। जैसे एनुअल क्या होता है, साल में एक बार, ठीक है। बाइनियल क्या होता है, साल में 2 बार, इस तरह। While it has been undertaken every 10 years, beginning in 1872 under British Viceroy Lord Mayo, the first complete census was taken in 1881। फर्स्ट कंप्लीट सेंसस कब हुआ था, 1881 में हुआ था, और बिगिनिंग 1872 में ब्रिटिश वाइसरॉय लॉर्ड मेयो ने किया था। 1949 के बाद इट हैज़ बीन कंडक्टेड बाई रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। सेंसस जो कंडक्ट करा रहा है रजिस्ट्रार जनरल है एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। इस तरह के क्वेश्चंस यूपीएससी प्रीलिम्स में अक्सर पूछा जाता है। All the censuses since 1951 were conducted under the 1948 Census of India Act। देखो दोस्तों 1948 का एक सेंसस ऑफ इंडिया एक्ट है, वो एक्ट को अभी तक इतना मेजर अमेंडमेंट्स नहीं हुआ है। 1990 में छोटा सा एक अमेंडमेंट हुआ था, पर इतना मेजर अमेंडमेंट बोलने के लिए नहीं है। तो 1948 सेंसस ऑफ इंडिया एक्ट ही अभी भी फॉलो हो रहा है। लास्ट सेंसस कब हुआ था, 2011 में, अब 2021 में होगा। और सेंसस 2021 में शुरू होगा, ये 1-2 साल का प्रोसीजर है। इसके बाद जो सेंसस का रिपोर्ट है ना, वो 2024-25 तक हमें मिल जाएगा। राइट दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो पॉइंट्स मैंने बोला, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज रिसेंटली रिलीज्ड द स्टेटस ऑफ लेपर्ड इन इंडिया 2018 रिपोर्ट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच आर करेक्ट।
वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन बी, 2 ओनली। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है? द लेपर्ड पॉपुलेशन इन इंडिया हैज बीन डिक्लाइनिंग सिंस 2014। ये आगे एक्सप्लेनेशन में आपको समझा दूंगा। देखो दोस्तों, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज recently released the status of leopard in India 2018 report. India has 12,852 leopards as compared to 7,910 leopards in 2014. तो एक स्टीप इंक्रीज दिखने को मिल रहा है दोस्तों। बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत ही अच्छी बात है। लेपर्ड पॉपुलेशन का इंक्रीज कितना परसेंटेज हुआ है? 60% अपना कंट्री में हुआ है। द स्टेट्स दैट रिकॉर्डेड हाईएस्ट लेपर्ड एस्टिमेट्स वेर मध्य प्रदेश, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। वैसे ये भी पता चला है वेस्टर्न घाट्स में बहुत ज़्यादा लेपर्ड्स का पॉपुलेशन देखने को मिला है। तो वेस्टर्न घाट्स मतलब वो तो बहुत स्टेट्स में है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला एंड पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु। तो इस एरिया में लेपर्ड्स का पॉपुलेशन ज़्यादा मिला है। दे आर यूजली फाउंड इन वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड अडेप्टेबल हैबिटेट्स। दे आर फाउंड इन एवरी टाइप ऑफ हैबिटेट फ्रॉम रेन फॉरेस्ट टू डेजर्ट। देखो, रेन फॉरेस्ट से लेके डेजर्ट तक हमें ये देखने को मिलेगा। दे आर ऑल्सो फाउंड इन टेम्परेट रीजियंस, मतलब बहुत ठंड वाला जगह में भी मिलेगा। The current leopard estimation is limited to 2,600 meters altitude। मतलब 2,600 मीटर से ऊपर वाले altitude में leopards वैसे देखने को नहीं मिला है। ये तो आने वाले टाइम ही बताएगा, आगे कुछ दिखेगा तो वो भी बताया जाएगा। अभी के हिसाब से इतनी altitude के ऊपर वो रहते नहीं है। They are distributed from Trans-Himalayas to Gangetic Plains. In the desert regions of India, they are found in Mukuntara, Sariska and Ranthambore। दोस्तों, ये सरिस्का एक टाइगर रिजर्व है। कौन सा स्टेट में आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। रतनपुर भी बताइए, एज ऑफ इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो वैसे हमें हमारा आंसर मिल गया 2 ओनली। 2 क्या लिखा है? लेपर्ड्स आर लिस्टेड एज वल्नरेबल इन IUCN। IUCN मतलब इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इनका एक रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज है दोस्तों, जिसमें जितने भी स्पीशीज ऑफ एनिमल्स है वो रेड लिस्ट में, मतलब उसका एक कैटेगरी होता है। देखो, लेपर्ड तो वल्नरेबल में है, वैसे एक्सटिंक्ट कैटेगरी है, एंडेंजर्ड कैटेगरी है, थ्रेटेंड कैटेगरी है, बहुत सारे कैटेगरी है। उसमें से वल्नरेबल कैटेगरी में है अपना लेपर्ड्स, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 एंड अ फाइनल क्वेश्चन। द ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन रिसेंटली बिगन ऑयल प्रोडक्शन फ्रॉम अशोक नगर 1 वेल लोकेटेड इन द बंगाल बेसिन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच आर करेक्ट। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने वीडियो पॉज करके आंसर दे दिया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन C, 2 ओनली। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 3 गलत है। पहले एक्सप्लेनेशन देखते हैं दोस्तों, इसके बाद क्वेश्चन पर आता है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन रिसेंटली बिगन ऑयल प्रोडक्शन फ्रॉम अशोक नगर 1 वेल लोकेटेड इन द बंगाल बेसिन। अशोक नगर 1 वेस्ट बंगाल में एक जगह है, उधर से अभी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन अपना ऑयल प्रोडक्शन शुरू किया है। वैसे दोस्तों मैं बताऊं तो इंडिया में एक एक एरिया को एक एक बेसिन में डिवाइड किया हुआ है एज पर द हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेस। हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेस मतलब ऑयल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, ये सब जो रिसोर्सेस होते हैं वो सबको हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेस बोलते हैं। हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेस की अवेलेबिलिटी के हिसाब से इंडिया में डिफरेंट एरियाज को डिवाइड किया हुआ है। ऐसे टोटल इंडिया में बंगाल बेसिन को मिला के 8 ऑयल प्रोड्यूसिंग बेसिन है। कौन कौन सा है देखो, मुंबई ऑफशोर, कृष्णा गोदावरी रिवर बेसिन, कावेरी, आसाम शेल्फ, राजस्थान, आसाम अरकान, कैम्बे एंड फोल्ड बेल्ट। इतना एरिया से ऑलरेडी जो ऑयल प्रोड्यूसिंग बेसिन है। अब 8वां हो गया बंगाल बेसिन ऑयल प्रोड्यूसिंग, क्योंकि बंगाल बेसिन में जो अशोक नगर है जो खुद एक वेस्ट बंगाल में जगह है, उधर भी ऑयल प्रोडक्शन शुरू हो गया। तो टोटल ऑयल प्रोड्यूसिंग बेसिन इंडिया में 8 हो गया। 8 के नाम इधर लिखा हुआ है। These basins are divided into 3 categories based on maturity of hydrocarbon resources। देखो दोस्तों, मैंने बोला इंडिया में इतने बेसिन्स में डिवाइड किया हुआ है। इन बेसिन्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। कौन कौन सा? कैटेगरी 1 में आता है बेसिन्स विच आर रिजर्व्स एंड ऑलरेडी प्रोड्यूसिंग। जहां रिजर्व्स है एंड ऑलरेडी प्रोड्यूसिंग है वो है कैटेगरी 1 में। तो हमारे जो 8 के 8 जो है वो ऑलरेडी कैटेगरी 1 में आ गया है कि नहीं, ऑयल प्रोड्यूसिंग हो गया तो वो कैटेगरी 1 में आ गया। कैटेगरी 2 में आता है विच आर कंटीजेंट रिसोर्सेज पेंडिंग कमर्शियल प्रोडक्शन। जहां डिस्कवरी हुआ है हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज इस एरिया में है पर अब कमर्शियल प्रोडक्शन पेंडिंग है, ऐसे एरियाज को कैटेगरी 2 में डाल देते हैं। कैटेगरी 3 में कौन सा है? बेसिन्स विच आर प्रोस्पेक्टिव रिसोर्सेज अवेटिंग डिस्कवरी। एक अनुमान लगाता है कि इस एरिया में ऑयल प्रोडक्शन हो सकता है, अब तक कोई डिस्कवरी नहीं हुआ है, ऐसे एरियाज को कैटेगरी 3 में डाल देते हैं, राइट। अब कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है। इंडिया यूजेस ऑयल एंड नेचुरल गैस फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी एज वेल।
ये हमें पता ही है, इंडिया इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए भी ऑयल एंड नेचुरल गैस यूज करते हैं। ऑयल एंड नेचुरल गैस आर द सेकंड एंड थर्ड सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन आफ्टर कोल। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी इंडिया में कौन सा रिसोर्सेस से होता है? कोल से होता है। कोल के बाद ऑयल आता है, ऑयल के बाद नेचुरल गैस आता है। क्रूड ऑयल अकाउंट्स टू 10.34% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड नेचुरल गैस अकाउंट्स टू 8.7%। राइट, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए टोटल इंडिया में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है या जनरेट होता है उसका 10.34% आता है क्रूड ऑयल से एंड 8.7% आता है नेचुरल गैस से। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल आफ्टर चाइना। राइट, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है आफ्टर चाइना, चाइना के बाद। अब हमारे क्वेश्चन में आते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहला स्टेटमेंट क्या था? देयर आर टोटल 8 ऑयल प्रोड्यूसिंग बेसिन्स इन इंडिया। बिल्कुल सही है, बंगाल बेसिन को मिला के 8 हो गया, बट नन ऑफ दोज बेसिन्स आर इन सदर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। गलत है दोस्तों, मैंने अभी अभी आपको बताया था कृष्णा गोदावरी बेसिन, कावेरी बेसिन, ये सब सदर्न स्टेट्स में तो आता है। ऑयल एंड नेचुरल गैस आर द सेकंड एंड थर्ड लार्जेस्ट सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन आफ्टर कोल। अभी अभी मैंने आपको बताया, बिल्कुल सही है। इंडिया इज द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल इन द वर्ल्ड। गलत है दोस्तों, चाइना है लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल। वैसे आपको मैं और एक इन्फॉर्मेशन बता दूं, इंडिया करता है कुछ 30 समथिंग मिलियन टन्स का क्रूड ऑयल प्रोडक्शन इंडिया भी करता है, पर इंडिया की जो कंजप्शन है ना वो उससे कम से कम 7-8 गुना बड़ा है। ठीक है, ये करेक्ट स्टैटिस्टिक्स मुझे मालूम नहीं है, बस मैं बताया, आप सर्च करने से आपको पता चल जाएगा। ये सब पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है आपकी मेंस एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव में। इस तरह की स्टैटिस्टिक्स आप दोगे तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। राइट, तो दोस्तों हमारे डेली 5 मॉक क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स इधर खत्म हो रहा है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा। आप लोगों की मार्क्स 5 में से कितना क्वेश्चंस आप लोग सक्सेसफुली अटेम्प्ट कर पाए ये मुझे बताइएगा। आपकी एनालिसिस हो जाएगा, आपकी रिवीजन भी हो जाएगा इस तरह। तो लेक्चर की PDF एज यूजुअल मैं टेलीग्राम चैनल में अपलोड करा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर मेरे वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक एंड शेयर कीजिएगा। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।